उस रात जेल में शिवाय बिल्कुल भी सो नहीं सका। उसे वो रात एक जन्म जैसी लग रही थी। उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सोचा, सच्चे प्यार का अंजाम इतना बुरा होगा कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी भर एक गुलाम की तरह उसके लिए जिया, उसकी खुशी के लिए खुद को मिटा दिया, फिर भी उसका दिल नहीं पिघला। बचपन का प्यार थी तुम नंदिनी। 12 साल से सपने देखे थे मैंने, हमारे साथ के, हमारी खुशियों के। फिर क्यों नंदिनी, क्यों कर रही हो ये मेरे साथ? महाकाल, मदद करो मेरी। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी, जैसे सारी उम्मीदें उसके हाथों से फिसल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द की एक गहरी परछाई उभर आई। दूसरी तरफ आधी रात को नंदिनी अपने घर पहुंची। उसने आनन फानन में अपनी गाड़ी पार्क की और गुस्से से तमतमाते हुए रेखा के कमरे का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगी। मॉम, दरवाजा खोलो, यहां मेरी नींद उड़ गई है और आप चैन की सांसें ले रही हैं। दरवाजा खोलो मॉम। नंदिनी की ऐसी आवाज सुनकर रेखा घबराकर उठ गई और उसने फौरन दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्यों चीख रही है? अरे हाँ, तेरी तो पार्टी थी ना, किसी से कुछ पैसों की मदद मिली क्या? हाँ, मदद तो दूर की बात है, उल्टा मेरा निकम्मा पति आज वहां तमाशा करके आया है। अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, उल्टा सब मुझसे मुंह मोड़कर चले गए। नंदिनी ने अपनी मां को क्लब में घटी पूरी घटना बताई। ये सब तेरे दादाजी, उस बुढ़े की वजह से हुआ है। उसने ही जबरदस्ती तुम्हारी शादी इस फकीर से करवाई थी। उस वक्त ही रोक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मॉम, अब बस बहुत हो गया। मैं शिवाय के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। ये सुनते ही रेखा घबरा गई और बोली, पर कैसे बेटा? तुझे याद है ना, उस बुढ़े ने अग्रीमेंट बनवाया था। अगर तूने शिवाय को डिवोर्स दिया तो बजाज फैमिली की आधी प्रॉपर्टी भी उसे देनी पड़ेगी। और वो नकारा शिवाय यही तो चाहता है कि हमारा पैसा उसकी खाली जेब में जा गिरे। नहीं मां, ये सही मौका है, मुझ पर भरोसा रखो। ये कहकर नंदिनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान आ गई। इधर नंदिनी और उसकी मां रेखा शिवाय से छुटकारा पाना चाहती थी और उधर शिवाय अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच उलझा था। किसके लिए लड़ूं, खुद के लिए या अपने बचपन के प्यार के लिए? उसके मन में 12 साल पहले वाला वाकया बार बार घूम रहा था। नंदिनी उसके बचपन का प्यार हो ही नहीं सकती। वो भयानक काली रात में किए गए वादे को कैसे भूल गई? और यही सोचते हुए उस बचपन वाली लड़की का मासूम चेहरा, प्यारी गहरी आंखें, मीठी आवाज, सब एक एक करके शिवाय के सामने आने लगा। अगर नंदिनी ही मेरा बचपन का प्यार है तो मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूं? मैं घुट घुट कर शायद जी भी लूं, लेकिन उसके बिना। अगले दिन सुबह होते ही नंदिनी जल्दी से उठकर तैयार हो गई। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि फाइनली उसे बेकार शादी से छुटकारा पाने का मौका जो मिल गया था। नंदिनी खुद से बोली, वो सोच रहा होगा उससे जमानत मिलेगी, लेकिन मैं उल्टा उससे तलाक मांगूंगी। मैं वकील से उसकी जमानत के लिए नहीं, उससे तलाक के लिए मिलूंगी। नंदिनी ने जल्दी से नहाकर अपनी फेवरेट पिंक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी और पर्स लेकर नीचे आ गई, जहां उसका दोस्त यश पहले से ही बैठकर चाय पी रहा था। यश नंदिनी का स्कूल फ्रेंड था और स्कूल से ही नंदिनी पर लट्टू था। रेखा से तलाक की भनक लगते ही वो अपनी न्यू लग्जरी कार के साथ नंदिनी से मिलने आ गया। यश बेटा, कितने दिनों बाद आए हो, क्या कर रहे हो आजकल, और इतनी महंगी गाड़ी कब खरीदी? रेखा ने एक्साइटेड होकर पूछा। एक्चुअली मेरा प्रमोशन हो गया है आंटी, फिलहाल 5 करोड़ का पैकेज है। यह सुनते ही रेखा की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो रेखा यश के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। बेटा, तुम कितने जिम्मेदार और काबिल हो, और एक शिवाय है, हमारे परिवार पर कलंक। ये शादी नहीं, ये बर्बादी है। एक सच बात बताऊं तुम्हें, आज तक नंदिनी और शिवाय एक बिस्तर पर सोए भी नहीं है। यह सुनते ही यश की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मन ही मन ये जानकर बहुत खुश हो रहा था कि नंदिनी आज भी वर्जिन है। वहीं दूसरी तरफ देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। गलत लोगों से पंगा लिया है तूने शिवाय महेश्वरी,
इसके सारे कपड़े उतार के उल्टा लटकाओ, आज इसकी पूरी गर्मी निकालूंगा। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए बगल में खड़े 2 हवलदारों से कहा। शिवाय एक शिव भक्त था। जब भी वो जीवन में किसी 2 राहें पर खड़ा होता तब वो महाकाल को पुकारता। आज भी वो कोने में अपनी आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था कि तभी वो दोनों हवलदार शिवाय के पास गए और उन्होंने उसका हाथ जकड़ लिया। पता है महाकाल को विनाशक क्यों कहा जाता है? जब भी अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब उनका तांडव सब कुछ नष्ट करके एक नई शुरुआत लाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी शिवाय का तांडव। शिवाय को इस बात का गुस्सा नहीं था कि उन्होंने उसे पकड़ा, बल्कि उससे गुस्सा इस बात पर आया कि इन लालची हवलदारों ने उसका जाप बीच में रोक दिया। हवलदार का कॉलर पकड़ते हुए शिवाय की आंखों में एक तेज चमक आ गई। जय महाकाल! ये बोलते ही उसने उन हवलदारों को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। डर के मारे वो दोनों हवलदार वहां से उठकर भागने लगे। तभी इंस्पेक्टर के साथ 10 हवलदार वहां और आए और शिवाय को लाठियों से मारने लगे। कुछ ही मिनटों में हवलदारों ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे जेल की काल कोठरी में उल्टा लटका दिया। उसका गठीला शरीर अब बेजान जानवर की तरह लटक रहा था। बल्ब की रोशनी में शिवाय के बदन से खून पानी की तरह टप टप बह रहा था और सामने खड़े इंस्पेक्टर ने शिवाय को जोर से फिर एक थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, तुझे देव साहब से माफी तो मांगनी होगी, और वो भी उनके पैरों में गिरकर। माफी तो तू मांगेगा लालची इंस्पेक्टर, वो भी घुटनों पर बैठकर। बस थोड़ी देर और रुक जा, शिवाय ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर का पारा और चढ़ गया। गुस्से में शिवाय को फिर से थप्पड़ मारने के लिए उसने अपना हाथ उठाया। तभी अचानक से वहां फुफकारने की आवाज सुनाई दी। सभी ने आवाज की तरफ नजरें घुमाई। एक ब्लैक कोबरा रेंगता हुआ शिवाय के पास पहुंचा, फिर उसके और इंस्पेक्टर के बीच में फन तान कर खड़ा हो गया था। उसके नुकीले दांतों को देखकर इंस्पेक्टर डर गया और पीछे हट गया। सांप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो शिवाय को प्रोटेक्ट करने आया था। हकलाते हुए एक हवलदार बोला, सर, अचानक ये सांप कहां से आ गया? शिवाय ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाकर देखा। उसके चेहरे पर खूनी स्माइल फैल गई थी। धीरे से शिवाय बोला, जय हो महाकाल। इंस्पेक्टर डर के मारे कांप गया। शिवाय की तरफ देखते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम? शिवाय एक जागे हुए वॉरियर की तरह अपनी रीढ़ सीधे करते हुए 2 कदम आगे बढ़ाकर कहता है, अभी पता चल जाएगा। फिर अचानक वहां डमरू बजने की आवाज गूंजने लगी। वो धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि कोई उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। सभी पुलिस वालों ने अपने कान ढक लिए थे, लेकिन शिवाय को उस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने थिरकना शुरू कर दिया था। तभी बाहर धूल उड़ने लगी और डमरू की आवाज तब्दील होती हुई हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। शिवाय अपनी आंखें खोलकर आसपास का नजारा महसूस करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर और वहां मौजूद सारे हवलदार ऐसा मंजर देखकर चौंक गए। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। आसपास के लोग भी अपना सारा काम छोड़कर घबराए हुए पुलिस स्टेशन की ओर भागे। तभी हेलीकॉप्टर से देखते ही देखते 10 ब्लैक कमांडोज रस्सी पकड़कर पुलिस स्टेशन के सामने उतरे और दूसरी तरफ 10 ब्लैक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ियों के अंदर से 20 कमांडोज एक एक करके बाहर निकले। वो कमांडोज हाईली ट्रेन्ड थे, जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म, गियर और एडवांस्ड हथियारों के साथ भयानक लग रहे थे। सबने चारों ओर से पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। उनमें से एक टुकड़ी स्टेशन के अंदर गई और शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गई। उनमें से एक ऑफिसर कैप्टन सरताज हड़बड़ाते हुए बोला, तुम लोगों ने ये क्या किया? आर यू ऑल मैड? बेवकूफ आदमी, उन्हें नीचे उतारो। इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने पलटकर शिवाय की तरफ देखा। वो सांप अब वहां से गायब हो चुका था। फिर इंस्पेक्टर ने भी गुस्से से बोला, पहले तुम लोग मुझे ये बताओ, ये सब क्या तमाशा है? अपना रौब दिखाकर हमें डराना चाहते हो? कैप्टन सरताज इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को एक थप्पड़ जड़कर बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पीछे खड़ा वो शख्स है कौन? आज से 3 साल पहले शहर को बचाने वाले मसीहा हैं वो। एक साथ 735 लोगों को मारने वाले योद्धा हैं वो। इंडिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी के चीफ हैं वो।
वो मेजर शिवा है। और सुनो इंस्पेक्टर, ये बात अपने तक रखना। ये नाम सुनते ही मानो इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखने लगे। इतने बड़े अधिकारी को उसने पिछली एक रात से जेल में रखा हुआ था और उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार भी वो था। अब इंस्पेक्टर को अपनी वर्दी उतरने का डर सताने लगा। उसने ना आव देखा ना ताव। भागते हुए शिवाय के पास गया और जेल का ताला खोलकर उसके हाथ पैर की रस्सी खोलकर पानी का ग्लास दिया और उसे इज्जत के साथ बाहर लाकर कुर्सी पर बैठाया। शिवाय के कपड़े फटे हुए थे, सिर से लेकर पांव तक वो खून से लथपथ था। कैप्टन सरताज फौरन उनके लिए नए कपड़े लाए और उन्हें पहना दिए और साथ ही साथ वो दोनों हवलदार शिवाय के खून को उसके शरीर से साफ करने लगे। 3 साल बाद सभी कमांडोज आज पहली बार शिवाय को देख रहे थे। सभी कमांडोज ने गर्व से शिवाय को सल्यूट किया। ये देखकर शिवाय भी जैसे तैसे अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उन्हें सल्यूट किया। तभी कैप्टन सरताज सामने आकर बोले, सर, हमने आपको कहां नहीं ढूंढा और आप यहां हैं। हमें कल पता चला कि आप इस हाल में हैं, इसलिए मैं सारी बटालियन को लेकर आपको लेने आया हूं। सॉरी सर, आई एम लेट। नहीं कैप्टन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। चलो अब यहां से निकलते हैं। मुझे बजाज मैंशन ड्रॉप कर दो जल्दी। इतना सब होने के बाद भी शिवाय नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में कल रात की लगाई नंदिनी की आग दहक रही थी। शिवाय को वो आग बुझानी थी जो नंदिनी से मिलने के बाद ही बुझ सकती थी। शिवाय ने सबको वहां से वापस जाने का ऑर्डर दिया। प्लाटून, फॉल बैक। यस सर। इस आवाज की गूंज से आजाद नगर पुलिस स्टेशन हिल गया और वहां के सारे अधिकारी और हवलदार शिवाय को सलाम मारे बिना रह नहीं पाए। शिवाय पुलिस स्टेशन से निकला और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। सारे कमांडोज भी उसके पीछे भागकर गाड़ी में बैठ गए। शिवाय का ऑर्डर सुनते ही सभी गाड़ी एक के पीछे एक बजाज मैंशन चल पड़ी। तभी शिवाय के बगल में बैठे कैप्टन सरताज ने पूछा, मेजर, आप पूरी रात जेल में क्यों रहे? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अपनी कद्र करना कैसे सीखता सरताज? अगर एक रात वहां नहीं बिताता तो अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए ये रात सबसे यादगार रहेगी। ये कहते हुए भी शिवाय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी बाहर आ जाएगा। उसे नंदिनी से कोई उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी उसके कड़वे शब्द सोचते ही उसके बदन में सिरहन दौड़ रही थी। मेजर, मुझे आपको कुछ बताना है। आपको याद होगा हमने 5 साल पहले जेएनके में गैर कानूनी मामलों को लेकर कुछ शर्तों पर समझौता किया था, लेकिन अब हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहां के गैर कानूनी संगठन ने समझौता तोड़ दिया है और हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है मेजर, आपको वापस आना होगा। मैं वो दुनिया 3 साल पहले छोड़ चुका हूं। नाउ आई एम अ कॉमन मैन। वो पूरा का पूरा काफिला महालक्ष्मी नगर की तरफ दौड़ पड़ा। जमीन पर 10 ब्लैक एसयूवी और ऊपर 2 हेलीकॉप्टर ऐसे लग रहे थे मानो कोई किंग का काफिला आज बजाज मैंशन की तरफ निकल पड़ा हो। उधर नंदिनी घर से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए यश के साथ निकल ही रही थी कि उसके घर के सामने वो सारी एसयूवी कार आके रुकी। आगे खड़ी कार का दरवाजा खुला और गाड़ी से शिवाय को उतरते देख नंदिनी और यश हैरान हो गए। शिवाय को वहां ड्रॉप करके वो काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। इस वक्त शिवाय की आंखों में अंगारे जल रही थी। वो तेज रफ्तार से नंदिनी के पास आया और उसने उससे पूछा, नंदिनी, क्या सच में तुम्हें वो 12 साल पहले वाला सेंट्रल स्ट्रीट का हादसा याद नहीं है? नंदिनी शिवाय को एकटक देखे जा रही थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिवाय ने फिर से कहा, वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर कैसे आए तुम? किसने तुम्हारी बेल करवाई? हाँ, नंदिनी शिवाय को ऐसे देखकर शॉक थी। क्या, क्यों, कैसे? मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जिंदगी से बहुत बड़ा सबक मिला है। कल अगर तुम मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करती तो मैं कभी अपनी कद्र करना सीख ही नहीं पाता, खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। मैं तो तुम्हें जेल से छुड़वाकर तुम पर एहसान करना चाहती थी, पर नंदिनी आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही शिवाय ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तलाक चाहिए तुमसे नंदिनी। तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था।
डिवोर्स की बात सुनते ही सब शॉक्ड रह गए। शिवाय नंदिनी से तलाक चाहता था। नंदिनी का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम मुझे तलाक दोगे शिवाय? मैं तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर हूं। शिवाय के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन नंदिनी को एक बात समझ नहीं आई। लेकिन तुम तो जेल में थे, फिर तुम्हारी बेल किसने करवाई? भले लोग थे वो जो इसे यहां घर तक छोड़ कर गए। पड़ा होगा उनके पैर ये, तब जाकर बेल मिली होगी। मजाक बनाते हुए यश ने कहा, माफ कीजिएगा, हाल फिलहाल में मैंने यही सीखा है। अब इज्जत बेचना मुझे नहीं आता। शिवाय ने यह बात नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर कही। क्या शिवाय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अब दुनिया से लड़ जाएगा? क्या 12 साल पुराने प्यार का अंत आज तलाक पर हो जाएगा? आखिर शिवाय है कौन और क्या राज है उसका? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।